हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए लेकर के आए हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट। ठीक है, और ये जो मॉडल सेट है ये झारखंड बोर्ड के द्वारा 2023 में जारी की गई है। ठीक है, यानी इस मॉडल सेट में 11th क्लास मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसका तैयारी करके आप 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है आप बेहतर मार्क्स इसमें ला सकते हो। ठीक है, तो आज का ये क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2023 में जारी की गई। सबसे पहले आप लोग इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखोगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को आप नोट करके रख लोगे कहीं। उसके बाद इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी एक करके आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन में ध्यान दो। क्वेश्चन को नोट करके रखोगे आप, इसके बाद सभी के आंसर बताया जाएगा एक करके। अब इसके बाद हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन को भी देखेंगे एक एक करके। ठीक है,
तो इस चैनल से आप लोग इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, यानी ए बी सी डी ये 4 सेट जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें से नल सेट कौन है सो आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। ए में है हमारा, ए में क्या ध्यान दोगे, x such that x is an even prime number greater than 2, even prime number greater than 2। बट अगर आप लोग जान रहे हो प्राइम नंबर के बारे में तो इवन प्राइम नंबर हमारा सिर्फ 2 है। इवन प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ 2 है, और यहाँ बोल रहा है कि इवन प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 2 से बड़ा भी होना चाहिए, तो 2 से ग्रेटर इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, 5 दैट इज ये नल सेट, इसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 है, और यहाँ बोल रहा है इवन प्राइम नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, बी में है x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, बी में तो इवन प्राइम नंबर अगर बोल रहा है तो इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दोगे। सी में क्या बोला गया है, x such that x square minus 2 equal to 0 and x is a real number। ठीक है, रियल नंबर दिया हुआ है ऐसा, x square minus 2 equal to 0 तो x square equal to 2 हो जाएगा, तो x equal to √2 हो जाएगा प्लस माइनस, ये दोनों को दोनों रियल है, यानी इसमें क्या हो जाएगा तो -√2 और प्लस √2 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डी में है x such that x plus 2 equal to 5 and x is a natural number। ठीक है, x plus 2 equal to 5 तो x equal to आ जाएगा 3 जो कि नेचुरल नंबर है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3। तो अब इसमें से हमें बताना है, क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो इसमें से नल सेट क्या है हमारा ए, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में ध्यान दोगे, गिवन अ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है x such that x belongs to real number n माइनस 2 से ग्रेटर है हमारा x, और यही x जो है सो -5 से स्मॉल है, इज आल्सो रिटेन एज। तो इसे हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको लिखने से पहले आप लोगों को कुछ ध्यान दोगे। इधर अगर ऐसा लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b, ऐसा लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ए बी, क्या लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट ए बी। ठीक है, ध्यान दोगे। अगर इसी में लिखा हुआ है इस प्रकार से, ये लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट इंटरवल या स्मॉल ब्रैकेट। इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ठीक है, हमारे चैनल में आपको सेट्स में मिल जाएगा। अगर कहीं भी इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट इधर और इधर ओपन ब्रैकेट दैट इज स्मॉल ब्रैकेट। इक्वल टू रहेगा तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इक्वल टू नहीं रहेगा तो ओपन ब्रैकेट ले लेंगे या तो फिर स्मॉल ब्रैकेट ले लेंगे। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब अगर यहाँ पर इस प्रकार से इधर ग्रेटर है और इधर लेस देन इक्वल टू है, तो इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट a एंड कैपिटल ब्रैकेट b। जिधर इक्वल टू रहेगा उधर कैपिटल कर दोगे, तो यहाँ पर कहीं भी इक्वल नहीं है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं यहाँ पर, स्मॉल ब्रैकेट -2 से 5 तक, या तो फिर लिख सकते हैं ओपन इंटरवल -2 से 5। अब यहाँ पर दोनों का इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ से सी नंबर। ठीक है, क्या मिलेगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कंप्लीट करोगे जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें से पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, यानी ये जो 4 स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आप लोग को, इसमें से इनकरेक्ट कौन है, दैट इज इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सबसेट्स के बारे में समझते हैं, ठीक है, ध्यान दो। अगर इस प्रकार से कहीं भी सबसेट लिखा हुआ है, एक सेट है, सॉरी ये एक सेट है, ए इक्वल टू ऐसा कोई सेट यहाँ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर ऐसा कोई सेट लिखा हुआ है तो ध्यान से समझोगे, इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं, ये कोई भी एक एलिमेंट हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए अगर है तो यहाँ पर बिलोंग्स टू होगा, ठीक है, यानी ये जो एलिमेंट है इसके अंदर एक मेंबर के रूप में, उसका एलिमेंट के रूप में उपस्थित है, ठीक है। बट अगर इसी एलिमेंट में हम यहाँ मिडिल ब्रैकेट अगर डाल देते हैं इसे 1 में, तो ये क्या है, ये अपने आप में एक सेट बन गया, ये क्या हो गया, अपने आप में एक सेट बन गया, यानी इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट हम अगर लेते हैं यहाँ, तो इसका मतलब है कि उसमें बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। और उसी एलिमेंट में अगर हम मिडिल ब्रैकेट डाल देंगे, तो ये तो पता है कि किसी भी एलिमेंट में अगर मिडिल ब्रैकेट अगर डाल दिया जाए, ये अपने आप में एक सेट बन गया, ठीक है, ध्यान रहे, ये अपने आप में एक सेट बन गया। और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट इसमें भी है, तो ये सेट इसका सबसेट कहलाएगा। एकदम ध्यान से यहाँ समझना है थोड़ा सा। अगर यहाँ एक सेट है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो तो इसमें बिलोंग्स कर रहा है, अगर उस एलिमेंट को लेकर के एक हम नया सेट तैयार करते हैं, तो वो सेट इसका सबसेट कहलाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इसका और कुछ एलिमेंट्स लेकर के एक नया एलिमेंट हम सेट से बना देते हैं, ऐसा। ये एक सेट है अपने आप में, ठीक है, और इसमें कितने एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट यहाँ पर उपस्थित है, तो ये जो है इसका सबसेट कहलाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 भी ले लेंगे, ऐसा। तो ये जो सेट है, इस सेट के अंदर जितना सारा एलिमेंट है वो सब इसमें उपस्थित है, तो ये भी हमारे इसका सबसेट कहलाएगा। या इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल आ गया है। हाई इज ए एम्प्टी सेट विच इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये सबका सबसेट होता है, ध्यान रखिए। इस तरह से और सारा सबसेट यहाँ से तैयार हो सकता है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1 2 3 ऐसा लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दोगे, अगर 2 लेते हैं और यहाँ हम b लेते हैं, और अगर कहीं हम ऐसा लिख देते हैं, तो ये मेरा गलत है। इसका मतलब होता है कि ये इसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये इस सेट का एक मेंबर है, एक सदस्य है, ठीक है। बट ये जो 2 है यहाँ उपस्थित है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर ये इसका मेंबर नहीं होगा। हाँ, इसी 2 में अगर हम यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ इसके अंदर उपस्थित है, तो ये बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब ये पूरा यहाँ उपस्थित है। भले ही अभी हम इधर क्या बताएं कि किसी भी एक एलिमेंट, जो एलिमेंट वहाँ उपस्थित हो, उसमें ब्रैकेट लगा देंगे तो उसका सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट है जो वहाँ उपस्थित है, बट यहाँ ब्रैकेट डाल दिए तो उसका सबसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट अकेला इस रूप में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ये जो ब्रैकेट लिए हैं इसी रूप में यहाँ पर ये प्रेजेंट है, तो ये इसके लिए एलिमेंट कहलाएगा, बिलोंग्स टू कहलाएगा, नॉट ए सबसेट। अगर हम ये चीज़ लिख देते, ये चीज़ अगर हम लिख देते हैं तो गलत होगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ, ठीक है। हाँ, ये इसके अंदर एलिमेंट के रूप में उपस्थित है, और अगर एलिमेंट के रूप में उपस्थित है तो उसमें हम अगर डबल ब्रैकेट लगा करके ऐसा लिख दें, तो ये जो है यहाँ एलिमेंट है, एलिमेंट के बाहर हम ब्रैकेट डाल दिए, तो ये जाके हमारा इसका सबसेट कहलाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये
3 4 ब्रैकेट ले लिए और यहाँ बिलोंग्स करवा दिए, यहाँ पर ध्यान दोगे। चलिए ये तो हमारा सही है क्योंकि ये कंप्लीट इसके अंदर उपस्थित है ना, तो इसका मतलब ये इसका एलिमेंट कहलाया तो बिलोंग्स टू हो जाएगा। 5 भी यहाँ उपस्थित है तो बिलोंग्स टू होगा। अब इस ए के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, ये ब्रैकेट वाला एलिमेंट, ये जो प्रेजेंट है उस ब्रैकेट के अंदर बाहर फिर से ब्रैकेट डाल दिए तो यहाँ पर ये चीज नहीं होता। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ सबसेट होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर ये उपस्थित है तो ये इसका एलिमेंट हो गया, उस एलिमेंट में फिर से ब्रैकेट लगा दिए ना हम, तो ये का क्या कहलाएगा? उसका सबसेट कहलाता। यानी ये मेरा इनकरेक्ट रिजल्ट है, इसका होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये जिसका सबसेट कहलाता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। तो कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे। If R is the set of real number, if R is the set of real number, Q is the set of rational number, then what is R minus Q? तो irrational number हो जाएगा क्योंकि R जो है हमारा, R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसमें क्या होता है? रैशनल प्लस सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके हमारा क्या बनता है? तो रियल नंबर बनता है। रैशनल और इरेशनल मिल करके हमारा क्या बनता है? तो रियल बनता है। तो अब यह हमारा क्या दिया हुआ है? R माइनस क्यू। तो ये रियल है और ये रैशनल है। रियल माइनस रैशनल, रियल माइनस रैशनल, तो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर यानी टी हो जाएगा। यानी आंसर इसका क्या होगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे। ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका एलिमेंट दिया हुआ है। देन फाइंड ए, तो हमें ए फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जितना सारा कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है इसका फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है उसको ए बोलते हैं और सेकंड कोऑर्डिनेट का जो एलिमेंट है उसे बी बोलते हैं। तो हमें ए चाहिए, तो फर्स्ट वाला -1 1, फिर से 1 है तो रिपीट नहीं करेंगे, 2 है तो 2 ले लिए और फिर यहाँ से 3 लिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लिए, -1 लिए, फिर यहाँ से 1 ले लिए, 1 रिपीट हो रहा है तो रिपीट नहीं करना है, फिर 2 और 3 यहाँ ले लिए। यानी ये हमारा क्या आ गया? ए आ गया। -1 1 2 3, -1 1 2 3। इसमें कोई ऑप्शन तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, शायद मिस्टेक होगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा यही होगा। शायद ए में मिसिंग है, ए में -1। अगर ये एग्जाम में अगर आपका आ जाएगा तो या तो आप छोड़ दो, वहाँ पर कलर नहीं करना है, या तो फिर अंदाज अगर लगाते हैं आप तो ए में -1 1 3 3 दिया हुआ है, तो 3 3 तो रिपीट होता नहीं है सेट में, शायद वहाँ मिस्टिंग हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, 2 3 होना चाहिए था। आप चाहोगे तो वहाँ ए को टिक करके आ सकते हो, लेकिन अगर सही मानो तो वहाँ टिक नहीं करना, छोड़ देना है उसको। इसके बाद 6 में ध्यान दोगे। 6 में है
ए इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई जेड, ठीक है, और बी में दिया हुआ है ए बी, ठीक है। अब इसमें एन ए कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा 3 और एन बी कितना हो जाएगा, तो एन बी हो जाएगा 2, ठीक है। एन ए हो गया 3 और एन बी हो गया 2। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सो ध्यान दोगे, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझोगे, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पर एन ए इंटू एन बी हम लोग पहले फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6। अब हमें यहाँ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी अगर निकालना हो या नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी निकालना हो, दोनों का मतलब सेम होता है, तो उसमें हो जाएगा 2 का पावर लगा देंगे 6 का। इसमें पूछा गया है हाउ मेनी सबसेट्स विल बी ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 का पावर 6 हो जाएगा दैट इज 64, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, यानी 6 का आंसर हो जाएगा बी। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। कंप्लीट करोगे इसे जल्दी से। पिछले क्वेश्चन के लिए यहाँ एक बार समझ लोगे, ठीक है। अगर एक सेट हमारा ए दिया हुआ है, कुछ भी एक सेट हमारा बी दिया हुआ है, यहाँ पर एन ए इक्वल टू अगर पी है और एन बी इक्वल टू क्यू है, तो यहाँ से ध्यान दोगे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी ये पूछा जाएगा, या फिर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी पूछा जाएगा। तो इन दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 का पावर लगा देंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इसी का हम लोग यूज किए हैं पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ध्यान दो, द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन, इसका डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। डोमेन का सीधा सा मतलब होता है इसके लिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स का क्या मतलब है, रूट है ना यहाँ पर, तो रूट है तो रूट वाला कभी नेगेटिव नहीं होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। रूट के अंदर जो वैल्यू है रियल के लिए या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा, दैट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो एक्स का पॉसिबल वैल्यू ये आ गया, यानी एक्स बिलोंग्स टू 3 या 3 से बड़ा, तो क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू है ना 3 की तरफ, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बराबर कुछ नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ क्लोज ब्रैकेट होगा, इक्वल टू है क्लोज ब्रैकेट 3 की तरफ, इधर हो जाएगा हमारा ओपन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। ये हमारा डोमेन आ गया, डोमेन आ गया हमारा 3 से इन्फिनिटी तक, इसका तो 7 का, ठीक है, 7 का आ गया, 3 की तरफ क्लोज ब्रैकेट है और इधर इन्फिनिटी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दोगे, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान दो। तो इसका वैल्यू के लिए हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये
इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, ये चीज़ होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसका यूज कर दें तो उसके अनुसार इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन, जैसे ये है तो ए बी ए बी ए बी ए बी हो जाएगा, साइन ए प्लस बी दैट इज साइन 30 प्लस 15, तो क्या आ जाएगा यहाँ से साइन 45 जिसका वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 9 में दी वैल्यू ऑफ tan 19 π/3, tan 19 π/3, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे tan 18 पाई प्लस पाई। ठीक है, tan 18 पाई प्लस पाई। अब इस 3 को दोनों में डिवाइड कर देंगे, ये आ गया। अब यहां से ध्यान दोगे, ये 18 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 6 पाई प्लस π/3, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग, और नहीं पढ़े हो थोड़ा सा ध्यान दोगे, tan 6 पाई प्लस थीटा का होता है tan थीटा, तो उसके अनुसार ये 6 पाई है, ये थीटा है, इसका क्या हो जाएगा tan π/3 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी √3, 180/3 समझ सकते हो, तो 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, 9 का आ गया √3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर हो गया ए। कंप्लीट करोगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन cosec x इक्वल टू -2, cosec x इक्वल टू -2। ठीक है, ध्यान दोगे, cosec x इक्वल टू -2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, तो cosec को साइन में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/sin x हो जाएगा, तो यहाँ से sin x का मान निकालोगे तो आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब बताओगे कि साइन का वैल्यू माइनस रहने देते हैं, 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यानी π/6। ठीक है, साइन का जो ये माइनस होता है, माइनस हम लोग हटाते कब है वो पता लगाना है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्वाड्रेंट वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, कब कब होता है इसका वैल्यू सो ध्यान दोगे, साइन पाई प्लस थीटा रहता है तो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, और इसके बाद साइन 2 पाई माइनस थीटा रहता है तो भी माइनस साइन थीटा होता है। एकदम सिंपल है, यहाँ पर ध्यान दोगे, यानी माइनस साइन थीटा अगर है तो उसके जगह पर साइन पाई प्लस थीटा या साइन 2 पाई माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दोगे, माइनस साइन पाई है तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस थीटा दैट इज पाई प्लस ये थीटा है π/6 इक्वल टू 2 पाई साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये थीटा है तो 2 पाई माइनस π/6। ये फिर से रिपीट करते हैं, जब भी माइनस साइन थीटा रहेगा तो उसके जगह पर हम साइन पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो वही चीज लिखे हैं, ये मेरा थीटा है तो साइन पाई प्लस थीटा और साइन 2 पाई माइनस थीटा। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7 π/6 और यहां पर आ जाएगा 11 π/6। तो साइन 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 अगर हट जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 π/6 और 11 π/6। यहाँ पर ये दो प्रिंसिपल वैल्यू आ गया इसका। ठीक है, तो क्या क्या आया है 7 π/6।
और 11 π/6, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। कंप्लीट करोगे इसे? क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दोगे। ए व्हील मैक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, यानी एक चक्का है जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन 360 चक्कर लेता है। हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन से टर्न करेगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे पहले इन 1 मिनट, 1 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हुआ है। इन 1 मिनट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 360। 1 मिनट में उतना रिवॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी 1 मिनट को ध्यान दोगे, इसी 1 मिनट को हम सेकेंड में क्या लिख सकते हैं? 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं। इसी 1 मिनट को 60 सेकेंड्स लिखना है, लिखे। इधर तो कुछ चेंज होगा नहीं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो यही रहेगा। 60 सेकेंड का नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, बट हमें 1 सेकेंड का फाइंड करना है। तो इन 1 सेकेंड अगर हम लोग फाइंड कर लें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो कितना हो जाएगा? 360/60, तो कट जाएगा तो 6 रिवॉल्यूशन आ जाएगा। ये 6 रिवॉल्यूशन आया है। ठीक है, 6 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है? 360, यानी 2 पाई का। एक चक्कर में 2 पाई का एंगल बनता है। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 6 × 2 पाई रेडियन, यानी 12 पाई रेडियन हो जाएगा। ठीक है, कितना एंगल हो गया? तो 12 पाई रेडियन हो गया। दैट इज, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दोगे। फॉर एनी नेचुरल नंबर, 10 to the power 2n plus 1 is divisible by, ध्यान दोगे, फॉर एनी नेचुरल नंबर, मतलब n के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया जाए तो ये किससे डिविजिबल होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। नेचुरल नंबर ही लेना है यहाँ। अब अगर हम यहाँ पर n = 1 ले लें, नेचुरल नंबर 1 होता है। अगर यहाँ 1 ले लें तो 2 + 1 दैट इज 3, 10 to the power 3, 10 to the power 3 + 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 + 1 दैट इज 1001। ठीक है, अब अगर यहाँ नेचुरल नंबर हम 2 ले लेते हैं, 2 × 2 का 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और प्लस में 1। अब देखते हैं इसमें किस किस से डिविजिबल है ये। ठीक है, दिया हुआ नंबर क्या क्या है। पहला तो दिया हुआ था 0, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 5, उसके बाद दिया हुआ है 10, उसके बाद 11। तो 0 से तो डिविजिबल हम करेंगे नहीं क्योंकि इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 से, इन दोनों में से कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हमारा 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग 11 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 से डिवाइड करते हैं, 9 टाइम्स में चला जाएगा 99, यहाँ 1 बचेगा 1 1, फिर एक बार में चला जाएगा, ये चला गया। फिर इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं 11 से, 9 टाइम में चला जाएगा 99,
तो यहाँ 1 बचेगा, फिर 0, फिर 1। ये भी हमारा डिविजिबल नहीं है। थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दोगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा देखने में मिस्टेक किए हैं। यहाँ एक्चुअली में माइनस है। क्या है यहाँ? तो माइनस है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 का 2 होगा, 2 माइनस 1 का 1 हो जाएगा। दैट इज यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 का 4 होगा, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक ये हमारा 11 से डिविजिबल है, ये भी हमारा 11 से डिविजिबल है। यानी ये जो है सो हमारा 11 से डिविजिबल होगा। 11 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। आगे और सारा नंबर लोगे तो हमारा वो भी हमारा 11 से क्या आएगा? तो डिविजिबल हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कंप्लीट करोगे इसे? क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दोगे। इफ 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई और इसका पावर दिया हुआ है m इक्वल टू 1, देन द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है। लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू नहीं होना चाहिए था, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए था। तो ध्यान दोगे, इसे सबसे पहले क्या करोगे? ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसे हम लोग रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज यानी हर का परिमेय करेंगे। तो यहाँ 1 माइनस आई है, तो यहाँ 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम है दोनों, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करोगे, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई। 1 का स्क्वायर 1 और इस आई स्क्वायर का वैल्यू -1। 1 स्क्वायर 1 हो गया, आई स्क्वायर का -1 हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2i आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 आ गया। अब यहाँ से ध्यान दोगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2i हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस 1 का 2 हो जाएगा। यानी इसका आ जाएगा 2i बाई 2d का पावर n इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान दोगे यहाँ पर i टू दी पावर 4 का 1 होता है, i टू दी पावर 8 का 1 होता है, i टू दी पावर 12 का 1 होता है। इसी प्रकार से 4 का मल्टीपल में कुछ भी लेते जाएंगे सबका 1 होगा। ये माइनस में भी रहेगा तो भी 1 होगा, बट हमें लिस्ट बोला गया है, पॉजिटिव बोला गया है, इसलिए ये लेंगे 1 की जगह पर। 1 की जगह पर i टू दी पावर 4 लेंगे। तो i कैंसिल हो जाएगा, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। m का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से? तो 4 आ गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा a। एक्चुअली में यहाँ ध्यान दोगे, अगर क्वेश्चन में लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल बोला है तो आंसर 4 होगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन एक्चुअली में दिया है, देन दी लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज, तो -4 हो सकता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में लिस्ट पॉजिटिव लिखा रहना चाहिए था। यानी ये आंसर होगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। कंप्लीट करोगे इसे जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 3i। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना रहता है उसे हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट इज 1/4 + 3i। ठीक है, अब इसे हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर 4 + 3i है, तो यहाँ पर 4 - 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3i, a + b, a - b, a² - b²। तो 4² का 16 और इसका 9i²। i² का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, ध्यान दोगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ जाएगा इसका 25। अलग अलग डिवाइड कर दोगे, ये आ गया 4/25 माइनस i इंटू 3/25। यानी इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर। कंप्लीट करोगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि z = कहीं भी a प्लस अगर ib है तो इसका मॉडुलस होता है z मोड और इसका होता है अंडर रूट ये रियल का स्क्वायर प्लस i के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम z का मोड अगर फाइंड कर दें, अंडर रूट रियल हमारा √3 है तो √3 का स्क्वायर प्लस i के साथ जो भी मल्टीप्लाई रहेगा वो लेंगे। माइनस के साथ रहेगा तो माइनस के साथ लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ लेंगे। यहाँ माइनस भी है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो यहाँ -1⁴ लेंगे। तो √3 का 3 हो गया, इसका 1 हो गया, दैट इज 4 हो गया, दैट इज इसका वैल्यू 2 आ गया। यानी इसका मॉडुलस क्या हो गया तो 2 आ गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया तो सी नंबर हो गया। अब 16 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, -3x <−15 है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला चीज कि माइनस माइनस अगर हटा के प्लस बना देते हैं पहले हम, तो ये लेस देन इधर है, इधर लेस देन है, उधर ग्रेटर देन है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब ये 3 को उधर डिवाइड करोगे 15/3 तो x > 5, यानी यहाँ रिजल्ट क्या आ गया तो x > 5। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा था क्वेश्चन 5 और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा क्वेश्चन है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये भराएगा। ठीक है, ये जहाँ पर आंसर होगा वही आंसर होगा हमारा, यानी x की तरफ ग्रेटर का साइन होगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा डी, ये हो जाएगा आंसर। कंप्लीट करोगे जल्दी से। इसे सॉल्व करना है तो ध्यान दोगे, सॉल्व करना है यानी हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच में यहाँ जो 3x - 4 है ना, इसमें किसी भी तरह से हमें x लाने की कोशिश करना है। ठीक है, यहाँ x के रूप में लाने के लिए ये जो -4 है वो हटना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 4 ऐड कर दे तो यहाँ से -4 कट जाएगा, तो सब में ऐड करना पड़ेगा। एडिंग 4 बिग 8, तो 4 अगर यहाँ हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 4, यहाँ क्या आ जाएगा 3x। अगर यहाँ +4 करेंगे तो 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ऐड कर दिए 5 + 4, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3x हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। हमें x का मान निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई 3, तो यहाँ पर 6/3, 3x/3, 9/3, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा तो क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 से 3। क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वल टू भी तो है यहाँ पर,
तो 2 और 3 में क्लोज ब्रैकेट, तो 2 और 3 में क्लोज ब्रैकेट कहाँ पर है, सो ध्यान दोगे, ये है हमारा ए में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान दोगे, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, गिवन डिजिट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 8, 7 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, अब इसमें बोला गया है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000, मतलब इन सब डिजिट से 100 और 1000 के बीच का कितने सारे नंबर्स बनाए जा सकते हैं, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 100 and 1000 के बीच में जो भी नंबर बनेगा वो कितने अंकों की संख्या होगा, कितने डिजिट्स का नंबर होगा, तो 3 डिजिट्स का नंबर होगा। नंबर्स between 100 and 1000 are 3 digits number, 3 digits number, 3 अंकों वाली संख्या होगा। तो इसके लिए वैकेंट प्लेसेस कितना हो जाएगा, वैकेंट प्लेसेस कितना हो जाएगा, 3 अंकों वाली संख्या के लिए 3 रिक्त स्थान हो जाएगा। इसी 3 रिक्त स्थान को उससे हमें भरना है। ठीक है, ध्यान दोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स है, यानी इसको हम 7 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, रिपीट नहीं करना है डिजिट्स। अब इसमें से जो भी डिजिट यहाँ रख दी है उसको आगे रिपीट नहीं करना है। तो समझ लो कि इसमें से एक डिजिट यहाँ रखा चुका है, तो कितना आ गया, 6 बचा। इसको 6 तरीके से भर सकते हैं। इन दोनों को फुलफिल कर दिया, मतलब उसका 2 डिजिट्स हमारा बुक हो चुका है, इंगेज हो चुका है। बचा कितना, तो 1 2 3 4 5, इसको 5 तरीके से भर सकते हैं। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 6 × 7, यानी 30 × 7, यानी 210। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो 210 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा इसका बी नंबर, इसका आंसर बी हो जाएगा। कंप्लीट करोगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 में को कंप्लीट करोगे। n कॉम्बिनेशन 10 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 9, ऐसा होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दोगे यहाँ एक फॉर्मूला यूज होता है, n कॉम्बिनेशन p इक्वल टू n कॉम्बिनेशन q। यहाँ 2 रिजल्ट हो सकता है। पहला कि अगर ऊपर वाला इक्वल है तो नीचे जो लिखा हुआ है वो भी हमारा इक्वल होगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो उस दूसरे कंडीशन में क्या होगा, p + q करेंगे तो n आएगा। या तो ये नीचे वाला भी बराबर हो जाए, या तो फिर दोनों को ऐड करने से ऊपर वाले के बराबर आएगा। तो यहाँ नीचे वाला तो बराबर है नहीं, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर वाला के बराबर होगा, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 10 + 9, दैट इज 19। n का वैल्यू क्या आ गया, तो 19 आ गया। ध्यान रखोगे, जब भी ऐसा रहेगा नीचे वाला इक्वल नहीं रहेगा तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर वाला के बराबर होता है। ठीक है, यानी n का वैल्यू 19 हो गया। अब हमें एक नंबर जो है इसमें हमें फाइंड करना है, n कॉम्बिनेशन 19 का वैल्यू फाइंड करना है। तो n का वैल्यू तो 19 आ चुका है, 19 कॉम्बिनेशन 19, कॉम्बिनेशन में जब ये दोनों वैल्यू सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। क्या होता है, इसका वैल्यू सेम रहने से इसका वैल्यू जो है सो 1 हो जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। इसका आंसर होगा सी नंबर। जल्दी से कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान दोगे, A bag contains 5 blacks and 6 red ball। एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है बैग में और 6 रेड बॉल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। यानी यहाँ से 4 ब्लैक बॉल और 2 रेड बॉल को कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा, सो ध्यान दोगे। 5 में से 4 सेलेक्ट करना है तो 5 कॉम्बिनेशन 4 इंटू 6 में से 2 सेलेक्ट करना है तो 6 कॉम्बिनेशन 2। अब इसे सॉल्व करना है। तो ध्यान दोगे कैसे सॉल्व करोगे। इसमें कुछ फॉर्मूला यूज होता है, जैसे n कॉम्बिनेशन n का भी क्या बताएं, सेम सेम रहता है तो 1 होता है, ठीक है, या n कॉम्बिनेशन 0 रहता है तो भी 1 होता है। ऊपर नीचे सेम हो जाएगा तो 1, या ऊपर कुछ भी रहेगा नीचे 0 रहेगा तो 1, ठीक है, पहला चीज। दूसरा n कॉम्बिनेशन 1, ठीक है, या फिर n कॉम्बिनेशन n माइनस 1, n कॉम्बिनेशन 1 या n कॉम्बिनेशन n माइनस 1 रहेगा। तो ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ है वो आएगा, ऊपर में जो लिखा हुआ है ना वही आएगा, ठीक है। अब 3 में n कॉम्बिनेशन 2 या फिर n कॉम्बिनेशन n माइनस 2, या तो नीचे 2 रहेगा या तो फिर दोनों में 2 का अंतर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, पहले ऊपर में जो है वो आएगा इंटू उसमें एक माइनस होगा, नीचे 1 इंटू 2, ठीक है। तो ध्यान देगा यहाँ पर इन दोनों में कितना का अंतर है, 1 का अंतर रहेगा। तो ऊपर में जो है डायरेक्ट वही आएगा, ऊपर में क्या है 5, तो उसके लिए तो सिर्फ 5 हो जाएगा इंटू। अब 6 कॉम्बिनेशन 2, दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो जब 2 का अंतर है तो इसके जैसा चलेगा, ऊपर में जो है वो और उसमें एक माइनस करके लिखेंगे। ऊपर में 6 है तो 6 लिख लिए, ऊपर में माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, नीचे 1 इंटू 2 आएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 3, मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो गया 20 का, तो 75, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर क्या होगा, तो डी नंबर होगा। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। ट्वेंटी 21 में ध्यान दोगे, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सो ध्यान दोगे। जैसे यहाँ r का वैल्यू क्या है, 0 से कहाँ तक है n, ये समेशन का नोटेशन है, ठीक है। तो r का वैल्यू पहले हम लोग 0 लेंगे, जहाँ पर r है वहाँ पर r का वैल्यू 0 लेंगे, तो 3 का पावर 0, फिर प्लस लिखेंगे अपने से, फिर वही चीज़ लिखेंगे r के जगह पर 1, फिर प्लस लिखेंगे अपने से, फिर r के जगह पर 2, फिर प्लस लिखेंगे अपने से r के जगह पर 3, और ये कहाँ तक जाएगा, तो n तक जाएगा, 3 का पावर है यहाँ तक जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान दोगे। तो ये जो है इसको क्या लिख सकते हो, 1 + 3 + 9 प्लस, या ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक जीपी है, क्या है, जीपी। इसमें सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जीपी का। तो क्या था सम का, a इंटू r⁻n−1/r−1, ये था, ठीक है। ये Sn सम ऑफ द n टर्म्स इन जीपी का फॉर्मूला है। a यानी फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है। r यानी कॉमन रेशियो, तो सेकेंड बाय फर्स्ट करेंगे तो 3 आएगा। n यानी नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ 3⁻1 से स्टार्ट होके 3⁻2, 3⁻3 से लेके 3⁻n तक जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें नंबर ऑफ टर्म n आएगा, बट एक टर्म और है, मतलब n+1 हो गया, यानी यहाँ प्लस में 1 आएगा नंबर ऑफ टर्म, n+1 -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 3 - 1 इसका 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 होगा। इसका आंसर यही होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार इसका कोई आंसर मिल नहीं रहा है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ कुछ छूटा हुआ है, यहाँ पर n कॉम्बिनेशन r होना चाहिए था, किंतु ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे,
एन कॉम्बिनेशन आर रहता तो इसका ऑप्शन से मिलता, मतलब क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ, इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर यही होगा। ठीक है, कंप्लीट करोगे इसे। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता, एन कॉम्बिनेशन आर और यहाँ 3 टू दी पावर आर ऐसा होता, तब जाके आंसर इसका मिल जाता। कैसे, इसको ध्यान दोगे, जहाँ जहाँ आर है वहाँ जीरो लेते हैं, एन कॉम्बिनेशन जीरो और यहाँ पर 3 टू दी पावर जीरो, प्लस एन कॉम्बिनेशन 1 3 टू दी पावर 1, प्लस एन कॉम्बिनेशन 2 3 टू दी पावर 2, प्लस डॉट 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 प्लस एन कॉम्बिनेशन एन और 3 टू दी पावर एन। यानी इसमें ये जो रिजल्ट है, आर के जगह पर पहले जीरो लिए, फिर प्लस, फिर आर के जगह पर 1 लिए, फिर प्लस, फिर आर के जगह पर 2 लिए, फिर प्लस, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो एन तक जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन कॉम्बिनेशन जीरो, किसी का भी पावर जीरो रहने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसमें एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्या होता है, सो ध्यान दीजिए, एन कॉम्बिनेशन 0 प्लस एन कॉम्बिनेशन 1 और एक्स टू दी पावर 1 प्लस एन कॉम्बिनेशन 2 एक्स टू दी पावर 2 डॉट 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 प्लस एन कॉम्बिनेशन एन और एक्स टू दी पावर एन, ऐसा होता है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का ये फॉर्मूला है। तो सेम यही चीज़ तो है यहाँ पर, जहाँ x x x चल रहा है वहाँ 3 3 3 3 चल रहा है। जैसे इसका 1 प्लस एक्स हुआ था तो इसका 1 प्लस 3 का पावर n होगा, दैट इज 4 का पावर n। अब जाके इसका आंसर बुक क्वेश्चन के अनुसार मिला है, यानी अब इसका आंसर होता ए नंबर, अब होता इसका आंसर ए। ऐसे भी जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, सो ध्यान दोगे, फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 8। ये जो टर्म दिया हुआ है ना, इसमें हमें x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो इसे एक्सपेंड करोगे, इसके लिए जो बाइनोमियल थ्योरम का जो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होगे, a प्लस बी टू द पावर n का, क्या पढ़े हो फॉर्मूला, तो ध्यान दोगे, पावर अगर n है तो n कॉम्बिनेशन 0 होता है फर्स्ट में। ठीक है, n कॉम्बिनेशन 0 से स्टार्ट होता है और पहला टर्म यहाँ पर आ जाता है, उसका पावर ये ऊपर वाला आता है, प्लस, फिर n कॉम्बिनेशन 1 होता है और a का जो पावर है वो माइनस हो जाता है, n माइनस 1, और b जो है उसका पावर बढ़ते चले जाता है, a का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, b का पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर n कॉम्बिनेशन 2, a टू दी पावर n माइनस 2 और b टू दी पावर 2, प्लस डॉट 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 चलते जाता है कहाँ तक, तो n कॉम्बिनेशन n सेम टू सेम तक, a हट जाता है, लास्ट में b का पावर n हो जाता है, क्योंकि a का पावर डिक्रीजिंग होते 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 a का पावर वहाँ 0 हो जाता है, जिसका वैल्यू 1 हो जाता है। इस फॉर्मूला का यहाँ यूज करोगे तो पावर में 8 है, तो 8 कॉम्बिनेशन 0 लेंगे पहले, ठीक है, और x का पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, 3 नहीं आ जाएगा, प्लस 8 कॉम्बिनेशन 1, ठीक है, और x का पावर डिक्रीज होगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का पावर 1 आ जाएगा, 3 का पावर 1, प्लस 8 कॉम्बिनेशन 2 और x का पावर 6 डिक्रीज होते चले जाएगा, मतलब इन दोनों के माइनस के बराबर होता है इसका पावर, और 3 का पावर 2 प्लस 8 कॉम्बिनेशन 3 और x का पावर 5 और 3 का पावर 3, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते चले जाओगे, हमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 निकालना है, तो यहाँ x टू दी पावर 5 आ चुका है, x टू दी पावर 5 का कोएफिशिएंट ये भी होगा और ये भी होगा। कोएफिशिएंट मतलब उसका मल्टीप्लायर या उसका गुना है। कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5, तो क्या आया, 8 कॉम्बिनेशन 3, ठीक है, और यहाँ से 3 टू दी पावर 3, ये आ गया उसका कोएफिशिएंट, उसके साथ जो मल्टीप्लाई था उसे हम ले लिए। तो इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ध्यान दोगे,
जैसे वहां पर n कॉम्बिनेशन 3 रहता, n कॉम्बिनेशन 3, तो क्या लेते हैं, पहले n लेते हैं, फिर n-1 लेते हैं, फिर n-2 लेते हैं और नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 लेते हैं। तो उसके अनुसार इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8 कॉम्बिनेशन 3 है यहाँ, तो 3 है तो पहले 8 लेंगे, 8 में एक माइनस करोगे तो 7 आएगा, फिर एक माइनस करोगे तो 6 आएगा और नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ 3 टू द पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा, एक 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इस 2 से ये कैंसिल होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 और 8 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 और 7 को 56, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग 56 और 27 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो आ जाएगा 1512, 1512 आ जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कंप्लीट करोगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान दोगे, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी। ये जो एपी जो दिया हुआ है इसमें कितने टर्म्स हैं वो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा 20, डी का वैल्यू हो जाएगा कॉमन डिफरेंस दैट इज 25 माइनस 20 यानी डी, ये ए एन हो जाएगा 100, ठीक है। तो ए पी के लिए ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू यहाँ 20 पुट कर दोगे, डी का वैल्यू जो आया है यहाँ पर 5 उसे ले लेंगे, ठीक है। अब इस 20 को उधर माइनस में ले जाओगे, 100 माइनस 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका 80, और इस 5 को डिवाइड कर दोगे 80 बाई 5, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 1 को उधर माइनस से प्लस में ले जाओगे तो कितना आ गया 17, ठीक है। यानी 23 का आ गया 17, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर क्या होगा, तो सी नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान दोगे, 24 में क्या है सो ध्यान दोगे, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 15। 5 एंड 15 का अर्थमेटिक मीन यानी एम। तो क्या करते हैं एम, एम होता है ए प्लस बी बाई 2, दो नंबर जो रहता है उसको ऐड करके और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो किसका किसका अर्थमेटिक मीन यहाँ फाइंड करना है, 5 एंड 15 का। तो 5 प्लस 15 बाई 2 हो जाएगा, दैट इज 20 बाई 2 हो जाएगा, दैट इज 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, तो 10 आ गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दोगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स नंबर्स x माइनस 3 x प्लस 4 आर इन जीपी। ये 4 नंबर जीपी में है, ठीक है, ध्यान दोगे। x माइनस 4 सॉरी x माइनस 3 है, x माइनस 3 x और x प्लस 4 आर इन जीपी, ये दिया हुआ है। ये 3 नंबर जीपी में है। अब अगर ये 3 नंबर जीपी में है तो जीपी में रहने से क्या होता है, सेकेंड बाय फर्स्ट, सेकेंड बाय फर्स्ट इक्वल टू थर्ड बाय सेकेंड। ये जीपी का मतलब है रेशियो समान आएगा, सेकेंड बाय फर्स्ट इक्वल टू थर्ड बाय सेकेंड। अब इस x को इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x,
इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -3x, इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ 0 हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर दो, x - 12 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सो ध्यान दोगे, इस 12 को इधर ले आएंगे तो x का वैल्यू हमारा 12 आ गया। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का, 25 का आंसर हो जाएगा ए। ये हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान दोगे क्वेश्चन में दिया हुआ था ये तीनों हमारा जीपी में है, तो जीपी में इसका मतलब क्या है, सेकेंड बाई फर्स्ट इक्वल टू थर्ड बाई सेकेंड। इसको इधर मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई किए तो ये रिजल्ट आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ 0 बच गया। इन दोनों को सॉल्व किए तो x हो गया और -12 को इक्वल टू उधर लेंगे तो x का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन क्या है सो ध्यान दोगे। इफ 3x - 4y + 9 = 0 and ax + 6y + 5 = 0 आर परपेंडिकुलर, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ a का वैल्यू फाइंड करना है। तो पता होना चाहिए आप लोग को, जब दो लाइन परपेंडिकुलर रहता है दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर इसका स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, ये फॉर्मूला है एक लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला। क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप हम m1 निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, पहले तो माइनस आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट -4 है। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 3/4 आ जाएगा। अब अगर हम m2 निकालते हैं, फिर माइनस लेंगे, माइनस ले लिए, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट इसमें क्या है, तो a है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट क्या है, तो 6 है। ठीक है, अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से m1 × m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। दोनों का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, m1 का वैल्यू है 3/4 और m2 का वैल्यू है -a/6 इक्वल टू -1। अब इसे सॉल्व करोगे, ये 3 से ये 6 कैंसिल होगा तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा -a/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। a का वैल्यू क्या आ गया, तो 8 आ गया, यानी 26 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर होगा बी नंबर। कंप्लीट करोगे इसे, क्वेश्चन नंबर 27 में ध्यान दोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसका इंटरसेप्ट जो है सो इक्वल है, एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 2, 3 से पास करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े होंगे बाय इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, तो x/a + y/b = 1 होता है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म से होता है। ठीक है, ये है x इंटरसेप्ट और ये है y इंटरसेप्ट। ये होता क्या है इंटरसेप्ट, इस प्रकार से अगर कोई लाइन है, x एक्सिस है यार, ये y एक्सिस है, लाइन यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन x एक्सिस को जो ओरिजिन से जितनी दूरी पर कट करता है उस लेंथ को हम लोग x इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है,
और इस ओरिजिन से वाई एक्सिस को जितनी दूरी पर कट करता है उसे हम लोग वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी है, तो इसे हम लोग अल्फा लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लेते हैं, तो एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय अल्फा इक्वल टू 1, एलसीएम लोगे यहाँ अल्फा। ठीक है, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। ये पास कहाँ से कर रहा है, सो ध्यान दोगे, ये हमारा पास कर रहा है 2,3 से पास कर रहा है, इट पासिंग थ्रू 2,3, ये जो है सो 2,3 से पास कर रहा है, यानी ये x है और ये y है, तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 इक्वल टू अल्फा, दैट इज अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब इस अल्फा का वैल्यू 5 को यहाँ पुट कर देंगे, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 27, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 28 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 में ध्यान दोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब एक नया एक लाइन दिया हुआ है और एक दूसरा लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, सेकेंड लाइन का जो इसके पैरेलल है। ठीक है, और वो पास कहाँ से कर रहा है, तो वो हमारा पास कर रहा है 2,3 से। -2,3 से पास कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, जब भी पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना रहता है ना, तो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट हम लोग चेंज नहीं करते हैं, कांस्टेंट को चेंज करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, तो ये दोनों वैसे ही रहेगा 3x - 4y, सिर्फ ये कांस्टेंट चेंज होकर के कुछ नया कांस्टेंट आ जाएगा, कुछ भी नया। ठीक है, अब ये पास कहां से कर रहा है, -2,3 से, इट पासिंग थ्रू -2,3 से पास कर रहा है, तो ये x हो गया और ये y हो गया, तो x में पुट कर देंगे -2 और y में पुट कर देंगे 3, तो यहां से आ जाएगा -6 -12 प्लस k इक्वल टू 0, तो यहां से k का वैल्यू आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18, इस 18 को पुट कर देंगे यहां पर, ये आ गया आंसर 3x - 4y प्लस 18, 3x - 4y प्लस 18, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है जो यहां से पास कर रहा है। तो जब भी पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना रहेगा तो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट चेंज होता है। ठीक है, तो एक नया इक्वेशन हम मान लिए, इसको ऐसे ही रहने दिए, इसको ऐसे ही रहने दिए, कांस्टेंट को चेंज कर दिए। ये पास कहाँ से कर रहा है, तो -2,3 से पास कर रहा है, यानी ये x है, ये y है, तो x के जहाँ पर -2 पुट कर दिए, y के जहाँ पर यहाँ पर हम 3 पुट कर दिए, सॉल्व करके k का वैल्यू फाइंड किए तो 18 आ गया, k का 18 जो है उसको यहाँ फिर से पुट कर दिए तो हमारा आंसर आ गया जो कि डी नंबर है। ठीक है, कंप्लीट करोगे इसे जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 29 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3, -3 टू द लाइन। ध्यान दोगे गिवन लाइन हमारा क्या है। गिवन लाइन इज 9x + 3y + 16 = 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन लाइन है और पॉइंट क्या है 3 - 3। तो पहले इसके लिए हम कुछ समझते हैं। पहले ध्यान दोगे ये एक लाइन का इक्वेशन है ax + by + c = 0। ठीक है, ये एक लाइन है। इस लाइन पर एक पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा एक पॉइंट है, उस पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर जो होगा, इस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा सो ध्यान दोगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मोड लग जाएगा यहां पर। पहले सबसे पहले तो मोड लगेगा। ठीक है, ध्यान दोगे। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना, इस लाइन में x और y के जगह पर ये कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट आ जाएगा। यानी x के जगह पर ये अल्फा आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट, और y के जगह पर ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा a अल्फा + b बीटा + c। फिर डिवाइड में क्या आएगा, तो x का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और उसको ऐड कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे। यानी ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। तो कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 3, -3 से। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ध्यान दोगे सबसे पहले मोड लगा देंगे, लगा दिए मोड। ठीक है, और ये जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कहाँ से, फ्रॉम -3, -3 से परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 - 3 है, 3 - 3 है। ठीक है, यानी ये जो x है उसके जगह पर 3 आ जाएगा, 9 × 3 प्लस फिर 3 आएगा, और y के जगह पर -3 आ जाएगा प्लस 16 अंडर रूट। क्या आएगा, अंडर रूट। ठीक है, x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा। 9 × 3 का 27, इसका -9 और इसका +16, इसका आ जाएगा 81 + 9। क्या आ गया, 9 स्क्वायर 81 और 3 स्क्वायर 9। इन तीनों को सॉल्व करोगे तो 34 हो जाएगा। और यहां पर आ जाएगा 90। ठीक है, ध्यान दोगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3√10। क्या लिख सकते हैं, तो 3√10 लिख सकते हैं।
अब ध्यान दोगे यहाँ पर, इसे रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे अगर हम लोग √10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 34 अंडर √10 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे √10 से तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ 17 आ जाएगा, 17 अंडर √10, और यहाँ 5 बचेगा, 5 इंटू 3 से 15 आ जाएगा ये, जबकि ये ऑप्शन में कहीं है नहीं, ठीक है। बट आंसर इसका यही होगा, ठीक है, इसका जो आंसर है वो यही होगा। ध्यान दो, जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 30 में ध्यान दोगे। Find the center of the circle. Given circle is x square plus y square minus 4x minus 8y minus 45 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। सर्कल का ये इक्वेशन गिवन है और ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों सर्कल में हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से x है, यहाँ भी x है, 2g का वैल्यू -4 होगा, 2g का वैल्यू -4 होगा, दैट इज g का वैल्यू -2 आ गया, 2 यहाँ डिवाइड हो गया, 2f का वैल्यू -8 है, 2f का वैल्यू -8 है, 2 को उधर डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू -4 हो जाएगा। अब हमें सेंटर निकालना है, तो सेंटर होता है -g, -f, तो g का वैल्यू -2 है, पहले से माइनस और फिर से यहाँ -2 पुट करोगे तो +2 हो जाएगा, पहले से माइनस फिर से -4 आएगा तो +4 हो जाएगा, यानी इसका सेंटर क्या आ गया, तो 2 4 आ गया 30 का सेंटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 31 में ध्यान दोगे। फाइंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसका एकदम सिंपल सा तरीका है, ध्यान दोगे। अगर पैराबोला का इक्वेशन में x का पावर 2 है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, और y एक्सिस उसका एक्सिस हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 0, ठीक है। अगर y में पावर 2 है, y में पावर 2 है तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा और उसका एक्सिस भी x एक्सिस होगा और x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x में पावर 2 है, ठीक है, x में पावर 2 है तो ये y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी इसका एक्सिस होगा, इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, तो y एक्सिस, ठीक है, इसका एक्सिस कौन हो जाएगा, y एक्सिस, और x इक्वल टू 0 हो जाएगा। x एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 32 में ध्यान दोगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, गिवन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3,5, 2,3,5,
और दिया हुआ है 4,3,1 ये। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का पावर 2, y1 माइनस y2 का पावर 2, z1 माइनस z2 का पावर 2। तो x1 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू 4 है, प्लस y1 का वैल्यू 3 है और y2 का वैल्यू 3 है, प्लस z1 का वैल्यू 5 और z2 का वैल्यू 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे, इसका -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 को 4 से ऐड करेंगे तो अंडर रूट 20 हो जाएगा, जिसे हम लोग 2√5 यूनिट लिख सकते हैं। 2√5 यूनिट 31 का, सॉरी 32 का, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। थर्टी थ्री में क्या है सो ध्यान दोगे, डेरिवेटिव ऑफ log a x ऐसा है। ठीक है, बट आप लोग जो log का जो डेरिवेटिव पढ़े हो, ध्यान देना थोड़ा सा, log x का डेरिवेटिव पढ़े होगे 1/x। ठीक है, बट यहाँ log का बेस में e छिपा रहता है, log का बेस में e रहेगा तभी उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसका 1/x होगा, बट यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने वाले हैं। ध्यान दोगे, log a है और बेस में b है, log a और टू दी बेस b है, तो इसे लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log b लिख सकते हैं हम लोग, और दोनों का बेस में अपने से कुछ भी हम ले लिए, e जरूरत है तो e ले लिए। ध्यान दोगे थोड़ा सा, अगर log a है और बेस में b है तो इसे log a बाय log b हम लिख सकते हैं, और दोनों का बेस में जो भी लेंगे सेम सेम लेंगे। ठीक है, तो हम अभी क्या बताएं कि डिफरेंशिएशन में log का बेस में e रहेगा तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, log x और log डिवाइडेड बाय a। हमें तो डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका बेस में e होना चाहिए, तो यहाँ हम e ले लिए। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx लगा दी। जैसे ही हम लोग इसमें d/dx लगाएंगे, ये डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 1/log a टू दी बेस e। ठीक है, log a टू दी बेस e, और इस log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। यहाँ आंसर हम छोड़ सकते हैं, बट इसे थोड़ा सा और हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे हम ऊपर ले जाएंगे, डिवाइड में है ना, इसे ऊपर ले जाएंगे तो e जो है सो ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, log e टू दी बेस a, ये आ जाएगा। इसे जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो ये बेस वाला टर्म ऊपर चला जाता है और a जो है सो नीचे आ जाता है, ऐसा होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 33 में आंसर कहाँ पर मिल रहा है। यानी इसका जो आंसर है वो ए नंबर है, ये आंसर है इसका। इसका आंसर क्या है? तो ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 34 में ध्यान दोगे, ये लिमिट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दोगे, x टेंड्स टू क्या है? 0। अब यहाँ पर अगर हम 0 रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम 0 रख देते हैं, 0,
तो ध्यान दोगे इसका जो वैल्यू होगा, ए वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to +1, क्योंकि आप लोग पढ़े हो कि साइन जो फंक्शन होता है, एंगल कुछ भी ले लो, इसका वैल्यू -1 से +1 के बीच का होता है। -1 से +1 के बीच का कुछ भी हो जाए, जीरो भी अगर हो जाए, अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो है सो हमारा जीरो आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। थर्टी 35 में ध्यान दोगे, f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, और हमें फाइंड करना है df(x/dx), ये हमें फाइंड करना है, दैट इज d/dx रहने दिए, और f(x) का ये जो वैल्यू है इसको यहाँ हम लोग पुट कर दिए। तो अब यहाँ ध्यान दोगे, ये 2 तो रह गया, और x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ठीक है, ये भी 3 रह गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन में कहीं प्रॉब्लम होता है तो डिफरेंशिएशन हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके में समझाया गया है, उसको एक बार देखोगे। अब यहाँ से आ जाएगा 4x + 3, ठीक है। इसी क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है x = 1 पुट करने के लिए, ठीक है, x = 1 पुट करने के लिए, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 4 × 1 + 3, दैट इज 4 + 3 यानी 7, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आ गया, तो 7 आ गया। यानी इसका जो है आंसर हमारा 3 आ गया, सॉरी 7 आ गया, बट ऑप्शन में कहीं ये है नहीं, बट यही करेक्ट है, ठीक है, इसका आंसर जो है सो यही करेक्ट होगा। इसके बाद है 36 में, विच ऑफ द फॉलोइंग अ स्टेटमेंट इज नॉट ए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। देयर आर 35 days in month, द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 is 8, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और डी में है मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई एक चीज़ का पता चल रहा हो, या तो वो ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो, तो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर ABC जो है सो हमारा सेंटेंस है, बट डी जो है सो सेंटेंस नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 36 का क्या होगा आंसर, तो डी हो जाएगा, 36 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब 37 में ध्यान दोगे, 37 में है फाइंड द मीन ऑफ द n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर का मीन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन xi/n होता है, ठीक है। तो समेशन xi में क्या आ जाएगा, n नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 1 + 2 + 3 + ... n आ जाएगा बाय n। समेशन xi मतलब क्या, जिसका मीन हम लोग निकाल रहे हैं उसका सम, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 ... n, इन सभी को जीपी का प्रॉपर्टी से ऐड करोगे तो n × n + 1/2 आ जाएगा, और नीचे जो n है वो कैंसिल हो गया, तो n + 1/2 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, n + 1/2 आ गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा। 37 का ए हो गया, कंप्लीट करोगे जल्दी से। थर्टी 38 में क्या है, ध्यान दोगे, इफ ई इज इम्पॉसिबल इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसका मतलब है कि ई = नल सेट है, इम्पीटी है, ठीक है, इम्पीटी है,
इसका मतलब है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा 0 होगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं, तो NE/NS दैट इज 0/NS, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 38 का, तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। 39 में ध्यान दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/5 और दिया हुआ है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी फाइंड करना है हमें, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें से दिया हुआ है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आप लोग पढ़े होंगे दो इवेंट्स हो या दो सेट्स हो, उसे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलते हैं, जब उसके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो 0 होता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ जाएगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, यानी इसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये सब होता है, ठीक है। अब हमें ए और बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, और का मतलब क्या, तो यूनियन, ए और बी का जो यूनियन होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5, बी दिया हुआ है 1/5 और इसका 0 दिया हुआ है, एलसीएम लेके ऐड करोगे तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा 39 का, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 में ध्यान दोगे, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को मतलब एक सिक्का को 2 बार फेंका जा रहा है, टॉस्ड ट्वाइस, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या तो फिर टेल टेल, ये आ जाएगा। अब फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 टेल ओकर्स, ध्यान दो। तो यहाँ पर NS इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ई अगर हम लोग मान लेते हैं एट लीस्ट 1 टेल, इवेंट ऑफ एट लीस्ट 1 टेल, यानी कम से कम एक टेल होना चाहिए यहाँ, तो इसमें तो एक भी टेल नहीं है, इसका यूज नहीं होगा, बाकी ये तीनों आ जाएगा, HT, TH, TT, यानी यहाँ एटलीस्ट 1 टेल बोला गया है, मतलब एक या एक से अधिक टेल हो सकता है, यानी एक टेल या एक से अधिक टेल, तो ये भी हमारा आ सकता है। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, तो NE/NS दैट इज 3/4 हो जाएगा। क्या आ गया इसका आंसर, तो 3/4 हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2023 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है, ठीक है। यानी झारखंड बोर्ड के द्वारा 2023 में जारी की गई क्लास 11th मैथमेटिक्स का ये मॉडल सेट है और इसका आंसर। तो इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो या मॉडल सेट हो या वीकली टेस्ट हो
सभी हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, लगभग 11th 12th और बीएससी के सभी सब्जेक्ट्स का। तो हमारे चैनल से आप बने रहें। अगर अभी तक चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का लाभ आपको समय पर मिल सके। चलिए, आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम तैयार कर पाएँ। ठीक है, तो इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब नए टॉपिक के साथ हम फिर से प्रेजेंट करें।